आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन ठाकुर। 29 दिसंबर की ठिठुरती शाम है ये, यानी अब 2 दिन ही दूर हैं हम साल 2021 से। आज दिन भर क्या क्या घटता रहा आपको बताएंगे, साथ ही उन खबरों का एनालिसिस भी करेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। इस न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट का नाम है दिन भर, तो शुरू करते हैं दिन भर का हिसाब किताब। बताता हूं पहले कि किन खबरों का एनालिसिस होगा। किसान आंदोलन में तेजी आ रही है, क्यों ऐसा कह रहे हैं हम बताएंगे। फिर बिहार की खबर लेंगे, जहां सीएम नीतीश कुमार को आरजेडी ने एक दिलचस्प ऑफर दिया है। फिर बताऊंगा कि चीन का विरोध करते करते हमने चाइनीज मोबाइल खरीदने का क्या नया रिकॉर्ड बनाया है। और लास्ट में होगा जीत का जश्न। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से हिसाब किताब बराबर कर लिया है। लेकिन पहले खुशबू लाई हैं हेडलाइंस, सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खुर्जा भावपुर सेक्शन की शुरुआत की। कार्यक्रम में शामिल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस सेक्शन की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में बन रहे प्रोडक्ट को आगे तक पहुंचाया जा सकेगा। केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एससी वर्ग से जुड़े छात्रों को सीधे खाते में स्कॉलरशिप भेजी जाएगी, जिसका 60% हिस्सा केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकारें चुकाएंगी। भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिस्ट एडवाइजर विजय राघवन ने कहा है कि वैक्सीन यूके और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले वेरिएंट के खिलाफ भी काम करेंगी। इस बात के कोई सबूत नहीं है कि वर्तमान वैक्सीन इन कोरोना वेरिएंट से बचाने में नाकाम रहेंगी। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत आज भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुई। ईडी ने पीएमसी बैंक घोटाला केस में वर्षा राउत को समन किया था और आज पेश होने के लिए कहा था। अब वो 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों के सामने पेश होंगी। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 16,432 नए मामले सामने आए हैं और 252 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ अब देश में कुल कोरोना के मामलों की संख्या 1,02,24,303 हो गई है। पड़ोसी देश नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भारत से समर्थन की अपील की है। प्रचंड का कहना है कि नेपाल में इस वक्त लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐसे में भारत की खामोशी ठीक नहीं है। किसान आंदोलन की मार पंजाब में मोबाइल टावरों पर पड़ रही है। अब तक राज्य में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। कई मोबाइल टावरों की बिजली काट दी गई तो कई जगह तार के बंडल जला दिए गए हैं। और शेयर बाजार आज अपनी ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स 259 अंकों की तेजी के साथ 47,613 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 59 अंकों की तेजी के साथ 13,932 पर बंद हुआ। ये सेंसेक्स निफ्टी के बंद होने का रिकॉर्ड स्तर है। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन देश भर में फैल रहा है। कल सरकार की बातचीत किसानों से होनी है, लेकिन उसके पहले ही कई संगठनों में से एक किसान मजदूर संघर्ष समिति वार्ता से हट गया है। उसका कहना है कि सरकार के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है, तो इसलिए वो तो नए साल में अपने संघर्ष को और तेज करेंगे। महाराष्ट्र के भी किसान अपने आंदोलन को तेज करने की कोशिश में हैं। आपको सुनाते हैं संदीप गिड्डे ने क्या कहा, जो कोर कमेटी मेंबर हैं राष्ट्रीय किसान महासंघ महाराष्ट्र के। देखिए, हमारा नाम संदीप गिड्डे है, कोर कमेटी सदस्य राष्ट्रीय किसान महासंघ, और हम महाराष्ट्र से है। लास्ट 25 तारीख से लगभग 33 दिन हुए महाराष्ट्र से हम यहाँ पे दिल्ली आंदोलन में पंजाब के किसानों के साथ डटे हुए हैं। और ये सरकार की तरफ से जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, तो ऐसे नहीं है। तो आज पवार साहब दिल्ली में है, तो इस सिलसिले में हम मिलने को आए, क्योंकि पवार साहब की जो पार्टी है, शिवसेना है, कांग्रेस है, महाराष्ट्र में भारत बंद के दौरान उन्होंने समर्थन दिया था और इस लड़ाई में वो किसानों के साथ में है। तो जायजा उन्होंने भी लिया कि महाराष्ट्र के किसानों का क्या कहना है, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या है, और कल की जो बैठक होगी तो उसमें क्या रणनीति होगी, सरकार की तरफ से क्या क्या आज तक बातें कही गई है, तो इसके ऊपर भी बातें हो गई है। और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिलाया कि 30 तारीख तक, मतलब कल की बैठक अगर कुछ बेनतीजा होती है तो पूरा विपक्ष है, यूपीए के सभी घटक दलों को वो आह्वान करेंगे कि पूरे देश में यह आंदोलन जो है जन
जन आंदोलन के साथ में समर्थन देने के लिए रास्ते पर वो उतर आए। दिल्ली से पटना तक आज किसान सड़कों पर थे। कृषि कानून वापस लो के नारे बुलंद रहे। पटना में लेफ्ट संगठन के मार्च को थामने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पंजाब में तो किसानों का गुस्सा मोबाइल टावर्स पर भी उतर रहा है। अब तक प्रदेश में करीब 1,500 टावर्स की या तो बिजली काट दी गई है या तार जला दिए गए हैं। असल में किसानों के बीच ये धारणा फैल गई है कि जो कानून सरकार लाई है उसका सबसे बड़ा फायदा अंबानी अडानी को है। इसी के चलते किसान जियो कंपनी के टावर्स पर सबसे ज्यादा नाराज हैं। इस कंपनी के पंजाब में 9,000 टावर्स हैं और अधिकतर की पावर सप्लाई बंद की जा रही है। ग्राउंड पर क्या हालात हैं ये पूछा मैंने चंडीगढ़ में आज तक रेडियो रिपोर्टर सत्येंद्र चौहान से। देखिए, अभी एकदम स्पष्ट रूप से ये बता देना कि कितना नुकसान नफा है वो तो बात की बात है, लेकिन एक मोटे आकलन के तौर पर मैं अगर आपको समझाऊं सरल शब्दों में, 9,000 टोटल रिलायंस के टावर हैं पूरे पंजाब में और अभी तक 1,500 टावर ऐसे हैं जो बिल्कुल निष्क्रिय कर दिए गए हैं कि जो वो एक्टिव नहीं है। और अगर आप पूरे पंजाब की बात करें तो बहुत सारी जगहों पर इन टावरों को तोड़ा भी गया है। यहाँ तक कि आज सुबह मोगा में एक बहुत बड़ा हैवी जनरेटर था, उस जेनसेट को निकालकर वहां से गुरुद्वारे में रख दिया गया, टावर को तोड़ दिया गया। मोगा ने पुलिस ने मामला दर्ज किया है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया और जब उन 4 लोगों को हिरासत में लिया तो वहां पर बड़ी भारी संख्या में किसान अब पुलिस थाने के सामने बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि इन 4 को तुरंत प्रभाव से छोड़ा जाए। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ही पंजाब पुलिस को भी कहा था, लोगों से भी कहा था और ये भी कहा था कि जो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं कम से कम आप उनसे सीख लें कि वो किस तरह शांतिपूर्वक से प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजनेस की जो आपने सवाल किया था, अभी साफ रूप से ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरा, टावर के अलावा बहुत ही बड़ी तादाद में अभी तक कोई आंकड़ा या डेटा सामने नहीं आया है कि लोगों ने अपने सिम पोर्ट किए हैं। बाकायदा गांव के अंदर लोग इकट्ठे होकर गुरुद्वारों से लाउड स्पीकर पर बोलते हैं कि जियो के सिम को पोर्ट करो, आप जियो को छोड़ दीजिए। तो ये अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन हाँ, रिलायंस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है ग्रुप के लिए। और अभी जो है हमारे कंपनी के भी जो इनके कम्युनिकेशन के लोग हैं उनसे भी बात हुई है, तो आधिकारिक रूप से वो अभी डाटा नहीं दे पा रहे हैं। सत्येंद्र, खबर ये भी है कि स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को भी दिक्कतें आ रही हैं। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो 90% स्टूडेंट्स आज के दिन ऑनलाइन क्लासेस अपने घरों से कर रहे हैं और पंजाब में रिलायंस के जो जियो के सिम हैं वो एक बड़ी तादाद में है। अगर 1 करोड़ के आसपास भी होंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है और अब जब एक एक करके टावरों को बंद किया जा रहा है तो इससे कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी प्रभावित होती है। कनेक्टिविटी प्रभावित होती है तो नेट की स्पीड स्लो हो जाती है। नेट की स्पीड स्लो होती है, आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें तकनीकी खामी आती है। तो जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर कंपनी के बड़े बड़े वाईफाई लगे हुए हैं। इसके साथ जो मोबाइल से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जो लोग घरों में बैठकर दफ्तरों का काम कर रहे हैं वो सिर्फ लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उस कनेक्टिविटी में बाधा आने की वजह से एक बहुत बड़ा जो है कैटेगरी है, वर्ग है, व्यवसाय है, बिजनेस है, नौकरी है, जिन लोगों के ऊपर इसका फर्क पड़ रहा है। और इसी को जो है ध्यान में रखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों को समझाया भी था, अपील भी की थी और पंजाब पुलिस को बाकायदा आदेश भी दिए हैं कि पंजाब पुलिस भी अब सख्ती से पेश आए अगर कोई टावर को तोड़ता है या इनकी मोबाइल की कनेक्टिविटी को बंद करता है। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अब बात बिहार की। पिछले महीने एनडीए की सरकार बन गई थी वहां, मगर मंत्रिमंडल विस्तार अब तक फंसा हुआ है, पेंडिंग है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जेडीयू के बीच मनमुटाव है, इसी वजह से ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो टलता जा रहा है। और मनमुटाव की खबरें और भी पक्की हो गई जब अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने अपने खेमे में शामिल कर लिया। इससे जेडीयू बेहद नाराज है। तो एनडीए की इस खटपट पर विपक्षियों की नजर बनी हुई है। आरजेडी नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को एक ऑफर दिया है।
कहा है कि अगर नीतीश तेजस्वी को सीएम बना दें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए विपक्षी पार्टियां समर्थन कर सकती हैं। फिलहाल तेजस्वी ने इसे चौधरी का निजी बयान बताया है। हमने बात की पटना में आज तक रेडियो रिपोर्टर रोहित कुमार सिंह से और पूछा कि राज्य की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनमें कितनी गुंजाइश है कि नीतीश कुमार आरजेडी नेता के प्रस्ताव कबूल लेंगे और तेजस्वी को कमान सौंप देंगे। देखिए, जाहिर सी बात है 2013 में अगर आपको मैं ले जाऊं तो 2013 में भी ऐसी चर्चा चल रही थी कि जब उस समय के तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे बीजेपी के, तो उस समय भी इस तरीके का शगुफा चला था कि नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और विपक्षी दल उन्हें इसको लेकर समर्थन करे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जाहिर सी बात है जो विपक्षी दल आप देखिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तो सभी लोग जो है, अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो अपने आप में सभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अपने आप को मानता है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की मायावती हो, ममता बनर्जी हो या फिर नवीन पटनायक हो। बिहार के संदर्भ में अगर नीतीश कुमार को आप देख लीजिए, चंद्रबाबू नायडू हो या फिर एनसीपी से शरद पवार हो, तो तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं विपक्षी दलों में जो खुद को अपने आप को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर मानते हैं। इसीलिए मुश्किल यही रही है पिछले कुछ सालों से, अगर आप राजनीति में देखें, कि विपक्ष जो है किसी एक चेहरे को लेकर जो है वो सामने नहीं आ पाता है। इतने सारे मुख्य प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अगर आप बात करें तो हो जाते हैं कि किसी एक चेहरे पर जो है सहमति बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से अगर आप यहाँ आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव की तरफ से कहें या फिर आरजेडी के नेता उदित नारायण चौधरी की तरफ से कहें, जो ऑफर दिया गया है नीतीश कुमार को, इससे क्या अन्य बड़े बड़े जो नेता है विपक्षी पार्टियों में वो मानेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ममता बनर्जी मानेंगे नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को? क्या मायावती स्वीकार करेंगे? क्या अखिलेश यादव स्वीकार करेंगे? क्या शरद पवार मान जाएंगे नीतीश कुमार के नाम पे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और खासकर कांग्रेस पार्टी से भी राहुल गांधी जो है वो हमेशा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी के जो माफ कीजिएगा, अगर नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन जाए, ये एक दूर की कौड़ी नजर आती है फिलहाल। एक चीज और रोहित, प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की पहली एक लंबी लिस्ट है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस रेस में शामिल भी हैं। इन सब के बीच ये जो एक शिगुफा है, विपक्षी पार्टियां 2024 में पीएम पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का समर्थन कर देंगी, तो इसमें कितना दम आप मानते हैं? जी देखिए, अभी जिस तरीके के बिहार में राजनीतिक हालात है उसमें तो इस बात की बहुत कम ही गुंजाइश नजर आती है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए और इस भरोसे बनाए कि उन्हें 2024 में जो महागठबंधन है या फिर विपक्षी दल है वो उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर उन्हें प्रस्तुत करेंगे। तो इस बात की फिलहाल संभावना काफी कम नजर आती है। लेकिन बहरहाल उदित नारायण चौधरी ने ये ऑफर अपनी तरफ से दिया है नीतीश कुमार को कि अगर वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो 2024 में जो तमाम विपक्षी दल है वो इस बात पर एकमत हो सकते हैं कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो अगले लोकसभा चुनाव में। तो फिलहाल अभी स्थिति जो है बिहार में राजनीतिक स्थिति, उसमें बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो अभी सरकार चला रहे हैं। और हालांकि दोनों दलों के बीच में थोड़ी सी खटपट भी देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से, खासकर जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में 6 जेडीयू के जो विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके बाद थोड़ी सी अगर हम कहें तो टकरार की स्थिति जरूर पैदा हुई है। नीतीश कुमार भी इस बात को लेकर काफी नाराज हैं कि बीजेपी ने उनके विधायकों को तोड़ा और पार्टी में शामिल करा लिया है अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन इसके बाद भी वो खुलकर इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। साफ तौर पर ये दिखाता है कि वो फिलहाल एनडीए में ही बने रहना चाहते हैं। एनडीए के मुख्यमंत्री वो हैं, बिहार की सत्ता उनके हाथों में है और इस बात की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है कि उदित नारायण चौधरी ने जो अपनी तरफ से ये ऑफर दिया है उसको नीतीश कुमार मान ले और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे और खुद 2024 के लिए जो है प्रधानमंत्री उम्मीदवार वो बने। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर इस साल लोग खूब गरमाए हुए थे। चीनी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की मुहिम भी चली थी। उसका नतीजा क्या रहा? एक टेक मार्केट एनालिस्ट फर्म है IDC, उसने बताया है कि बीते अक्टूबर भारत में चाइना के स्मार्टफोन्स की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। पिछले साल के मुकाबले 17 लाख ज्यादा फोन इस अक्टूबर में बेचे गए हैं,
तो चीन पर गुस्सा, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स पर इस मोहब्बत की वजह पूछी हमने आज तक रेडियो रिपोर्टर मुंजिर अहमद से। इसकी वजह चाइनीज फोन के ज्यादा बिकने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ऑप्शन का ना होना है। जैसे अभी की बात कर लें तो भारतीय स्मार्टफोन कंपनियां जो हैं अभी मार्केट में उनकी प्रेजेंस ना के बराबर है, और कुछ कंपनियां मार्केट में हैं भी तो वो ऐसे स्मार्टफोन्स नहीं बनाती हैं या उस कीमत पर फोन नहीं बेचती हैं जो चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए स्मार्टफोन्स को टक्कर दे पाए। यानी क्वालिटी से लेकर के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हर चीज में दिक्कतें हैं। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री ही इस साल जो है कोरोना वायरस जब चल रहा है, इस वजह से वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, स्कूल में बच्चों को अब फोन खरीदने के लिए बोला जा रहा है, कॉलिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए, तो इस वजह से ऐसे भी स्मार्टफोन्स की बिक्री बहुत ज्यादा हुई है। तो अभी के जो आंकड़े हैं जो आईडीसी ने जारी किए हैं वो तो उसमें वही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि फोन ज्यादा, ओवरऑल ही फोन ज्यादा खरीदे गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ओवरऑल फोन की ज्यादा बिक्री होगी तो उसमें इंडिया में जो मार्केट शेयर है स्मार्टफोन का वो ज्यादातर डोमिनेशन चीनी कंपनियों का ही है, उसके बाद साउथ कोरियन कंपनी है। तो इसी वजह से चीनी कंपनियों के स्मार्टफोन ज्यादा बिके हैं बावजूद इसके कि बायकॉट चाइना होता रहा। मुंजिर, लोग चीनी मोबाइल्स के बॉयकॉट की बात करते हैं, लेकिन भारत में मोबाइल्स के ऑल्टरनेटिव क्या हैं? अभी मतलब ये तो आंकड़े अक्टूबर के हैं। अभी हाल ही में नवंबर में शायद माइक्रोमैक्स अपने स्मार्टफोन्स को लेकर के काफी समय के बाद, इनएक्टिव रहने के बाद कंपनी ने फिर से वापसी करी है। तो अभी एक एग्जांपल माइक्रोमैक्स का अगर आप लें, मान सकते हैं कि काफी समय के बाद कंपनी ने स्मार्टफोन भारत में लॉन्च किए हैं, लेकिन अब शुरुआत में क्वालिटी में दिक्कतें आने लगी फोन के। हमने भी फोन रिव्यू किए हैं माइक्रोमैक्स के, अभी हाल ही में जो लॉन्च हुआ था। तो पहली यूनिट जो उन्होंने भेजी तो उसमें कुछ दिक्कतें थी, फिंगरप्रिंट स्कैनर जो था वो मूव कर रहा था, तो हालांकि उन्होंने फिर दूसरा यूनिट दिया रिव्यू के लिए। तो इन सब वजहों से जो इम्प्रेशन जाता है एक एंड यूजर पे, कई लोगों ने फोन खरीदे, ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा है इस बारे में कि क्वालिटी में कुछ दिक्कत है, कुछ बटन सही से नहीं काम कर रहे हैं साइड वाले, या फिर कुछ सारी चीजें हैं। तो ये जो इम्प्रेशन है माइक्रोमैक्स का, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। फोन अच्छे हैं, फोन जो कंपनी ने लॉन्च किए हैं फोन अच्छे हैं और चाइनीज फोन को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। वैसे ही दूसरी कंपनियों की बात करें तो लावा है और भी कुछ कंपनियां हैं जो फीचर फोन पर ज्यादा फोकस करती है, स्मार्टफोन पर कंपैरेटिवली कम फोकस करती है। और एक और चीज बता दूं कि लावा ने फिर से अनाउंस कर दिया है कि 7 जनवरी को हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जैसा पहले स्मार्टफोन इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं था। तो उन्होंने एक हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है। अब 7 जनवरी के बाद ही पता चलेगा कि मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स होता है। आपने माइक्रोमैक्स और लावा की बात की, लेकिन कुछ साल पहले तक तो मार्केट में इनकी बिक्री थी, तो फिर इन कंपनीज के अचानक डाउनफॉल की क्या वजह है? माइक्रोमैक्स का जहां तक सवाल है तो माइक्रोमैक्स काफी बड़ी कंपनी थी, लावा का भी मार्केट शेयर ठीक था, भारत में माइक्रोमैक्स के फोन काफी बिकते थे। तो ऐसा था कि तब चीनी कंपनियों का पेनिट्रेशन इंडिया में वैसा नहीं था जैसा कि माइक्रोमैक्स ने बनाया था अपना। इसके बाद जो फोन लॉन्च किए कुछ समय के बाद शाओमी का भी उस समय उदय हो रहा था भारत में, या फिर उसके बाद ओप्पो, वीवो जैसी कंपनियां आने लगी, फिर एक सेगमेंट में वन प्लस आ गया। तो इन कंपनियों की स्ट्रेटेजी के सामने माइक्रोमैक्स फेल हो गया बेसिकली, क्योंकि जिस तरीके से चीनी कंपनियों ने, खासकर शाओमी ने, स्मार्टफोन सस्ते बेचने शुरू कर दिए अच्छी क्वालिटी दे करके। एक एप्पल शुरू में शाओमी जब इंडिया में आई थी तो मुझे याद है भारत में उसे सस्ता एप्पल कहा जाता था। तो उस तरीके से इन्होंने मार्केटिंग करी और इस लिहाज से जो माइक्रोमैक्स था वो पिछड़ गया, मार्केटिंग भी ठीक से नहीं हो पाई इनकी। प्लस ये जो सामान बेचते थे बेसिकली चाइना से इंपोर्ट करते थे प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें वो क्वालिटी नहीं दे पाए जो लोगों को शाओमी में मिल गई। और जो लोगों को सस्ते स्मार्टफोन की जरूरत थी, एक अच्छे स्मार्टफोन जिसमें 3G भी चले, फिर उसके बाद 4G आया, तो उस लिहाज से ये कंपनियां धीरे धीरे अपना सैचुरेट होती गई। और अभी आलम यह है कि माइक्रोमैक्स पिछले 3-4 सालों से मार्केट से गायब ही रहा, खासकर स्मार्टफोन मार्केट से।
और लावा की भी कुल मिलाकर की यही स्थिति थी। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि चाइनीज कंपनियों से टक्कर लेने में इन कंपनियों को जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, या फिर जितने कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, या फिर जितने बेहतरीन प्रोडक्ट्स को लेकर के आना चाहिए था, उस तरह से ये आने में फेल रहे, और इस वजह से चाइनीज कंपनियों का डोमिनेशन बढ़ता गया, और आज के डेट में मार्केट पर आप ले लो 70% से ज्यादा इनका ही है। और अब बात गेंद बल्ले की। टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। 8 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया को हिसाब किताब बढ़िया से चुकता कर दिया है। भारत के इस शानदार प्रदर्शन पर आज तक रेडियो के हमारे साथी कुमार केशव ने बात की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल से। सुनते हैं। इकबाल, बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को विधिवत रूप से धूल चटा दिया है। मेलबर्न में कंगारू टीम के खिलाफ भारत की यह लगातार दूसरी और कुल चौथी जीत है। इससे पहले दिसंबर 2018 में जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गई थी, तो मेलबर्न में जो बॉक्सिंग डे टेस्ट हुआ था उसमें भी ऑस्ट्रेलिया 137 रनों से हार गई थी। और इतिहास में जाएं, इतिहास के पन्ने पलटें तो साल 1978 और 1981 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को मेलबर्न में जीत मिली थी। तो कुल मिलाकर देखें तो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भारत को ये 8वीं टेस्ट जीत नसीब हुई है। तो इस जीत के क्या मायने हैं? देखिए, बहुत बड़ा मायने है इस जीत का, क्योंकि जिस तरीके से हम एडिलेड में हारे थे, 36 रन पर ऑल आउट हो जाना, और इसके बाद वहां से किसी भी टीम का मोराल, मनोबल बहुत नीचे चला जाता है, और उस पर भी आपके 2 की प्लेयर्स, आपके 2 बड़े प्लेयर्स मिसिंग हैं उस अगले टेस्ट मैच में। तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ स्टेक पे था, बहुत कुछ कहा सुना गया, लेकिन जिस तरीके से इंडियन टीम ने बाउंस बैक किया और जिस अंदाज में क्रिकेट खेला है, वो वाकई सबको सरप्राइज किया है। और यकीनन जैसा आप कह रहे हैं एमसीजी के बारे में कि लगातार दूसरी और कुल मिलाकर के चौथी जीत एमसीजी के अंदर भारत ने हासिल की है। दुनिया में जितने भी ओवरसीज वेन्यूज हैं, सबसे ज्यादा जीत इसी मैदान पर भारत को मिली है। 4 मैचेस वहां पर भारत ने जीते हैं। इसके अलावा 3 मैचेस क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन में, 3 सबाइना पार्क किंगस्टन में, और 3 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड बल्कि एसएससी कोलंबो में भारत ने जीते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेलबर्न जैसे ग्राउंड पे ओवरसीज में सबसे ज्यादा मैचेस जीतना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बट ओवरऑल अगर हम इस परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यकीनन बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भारतीय टीम का हर डिपार्टमेंट में रहा है। एडिलेड में हमने कैचेस भी छोड़े, कुछ हमारी फील्डिंग ने भी हमें लेट डाउन किया था, वो भी सुधार नजर आया। और 2 की प्लेयर्स के एब्सेंस में जिन प्लेयर्स को मौका मिला है, उन दोनों ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया। और यकीन मानिए कि जिस तरीके से शुभमन गिल ने बैटिंग की और जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया है, मतलब इस दौरे में जो एक तरह से राइट ऑफ कर दिया गया था भारत को कि अब तो भारत यहां से जीतेगा नहीं, बहुत गजब तरीके से पलटवार किया है भारत ने, और इन 2 खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा श्रेय देने की आवश्यकता है। अच्छा, रहाणे की कप्तानी की तारीफ हो रही है, क्योंकि विराट कोहली की गैर मौजूदगी में वही कप्तान है। कोच रवि शास्त्री ने भी रहाणे को बेहद चतुर और शांत कप्तान बताया है। आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। रहाणे एज ए कैप्टन बहुत कूल रहते हैं, अपने डिसीजंस को बैक करते हैं, अपने इंस्टिंक्ट्स को बैक करते हैं, और अपने खिलाड़ियों को बैक करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है एक कप्तान के तौर पर उनका जो प्रदर्शन रहा है अभी तक बहुत अच्छा रहा है। 3 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की है भारत की तरफ से टेस्ट मैचों में, और तीनों ही मैचेस में उन्होंने जीत दर्ज की है भारत के लिए, भारत को जीत दिलाई है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत छोटा सैंपल है, लेकिन कहते हैं ना कि आप क्या हैं और क्या करने वाले हैं वो शुरुआत में ही दिख जाता है। तो कैप्टेंसी के मामले में मुझे लगता है कि रहाणे बहुत बहुत अच्छे नजर आए हैं। पहली बार जब धर्मशाला में वो कैप्टेंसी कर रहे थे, वहां भी उनकी काफी तारीफ हुई थी। हालांकि दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट कैप्टेंसी की थी 2018 में बेंगलुरु में। तो खैर अफगानिस्तान जैसी टीम कमजोर थी, लेकिन वहां धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और अब फिर एमसीजी में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने कैप्टेंसी की और जीत दिलाई है। यकीनन बहुत बहुत तारीफ के हकदार हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत काम रहते हैं, बहुत ठंडे रहते हैं, और अपने गेंदबाजों को की सुनते हैं। वो ईशांत शर्मा ने इस टेस्ट मैच से पहले कहा था कि गेंदबाजों के कप्तान है अजिंक्य रहाणे। तो ये एक कप्तान के लिए बड़ी एक तरह से कॉम्प्लीमेंट की बात है कि एक बॉलर ये कह रहा है कि वो गेंदबाजों के कप्तान है। और गेंदबाजों की अगर कोई कप्तान सुनता है तो डेफिनेटली उसका नतीजा जो है आपको दिखाई देने लग जाता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियाई टीम तो घर में खेल रही है और एडिलेड टेस्ट में भारत को बड़ी बेरहमी से हराया था। इस बार देखें तो टिम पेन ने टॉस भी जीता
लेकिन बॉलिंग से लेकर बैटिंग और फील्डिंग भी तीनों ही मोर्चे पर ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है भारत के सामने नहीं टिक पाई। तो क्या वजह रही, कंगारुओं से कहाँ गलती हुई? देखिए, बहुत इंट्रोस्पेक्शन करने की अब जरूरत उल्टा ऑस्ट्रेलियाई टीम को पड़ने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से एडिलेड में वो जीते थे बहुत हौसला ऊपर था, लेकिन जिस तरीके से काया पलट करके रख दिया भारतीय टीम ने, अब वाकई जो स्थिति में भारतीय टीम थी एडिलेड में, अब ये ऑस्ट्रेलियाई वहां पर है। देखिए ना, मतलब रिकॉर्ड क्या कहता है, 2011-12 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया अपने घर में टॉस जीतने के बाद मैच हारा था, यानी कि लगभग 9-10 साल के बाद टॉस जीता लेकिन मैच गंवा दिया। ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो यकीनन बहुत खराब टेस्ट मैच रहा उनके लिए। सबसे अहम पहलू अगर आप देखना चाहें इस टेस्ट मैच का, तो स्टीवन स्मिथ का न चलना दोनों ही पारियों में ये ऑस्ट्रेलिया को बहुत हर्ट करके गया। साथ ही उनकी फील्डिंग का जो स्तर है हमने देखा नहीं है रिसेंट पास्ट में, या ऑस्ट्रेलिया ये टीम का ये इतिहास नहीं रहा है कि वो एक पारी में 4, 5, 6, 7 कैचेस छोड़ दे। ऐसा कभी होता हुआ दिखा नहीं, लेकिन इस टेस्ट मैच में काफी, एक दिन में 4 कैचेस छूटते हैं या एक पारी में 5-6 कैचेस छूट जाते हैं, तो फिर आपने एक तरह से ऑपोजिशन को दावत दे दी है, और या फिर एक तरह से पूरा तोहफा दे दिया कि जाइए आपका जो विश है वो पूरा कर लीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग में भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है। टॉप ऑफ द ऑर्डर उनके पास क्योंकि डेविड वार्नर नहीं है, तो वहां भी वो कमी खल रही है उनको, और स्टीवन स्मिथ जो कि नहीं चल पा रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को। स्टीवन स्मिथ नहीं चल पा रहे हैं। स्मिथ ने कहा है कि जो स्पिनर हैं भारत के रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने स्मिथ पर दबाव बनाया और स्मिथ ने उन्हें दबाव बनाने का मौका दिया, और कहा कि अपने करियर में कभी भी किसी स्पिनर को उन्होंने ऐसा करने नहीं दिया था। तो क्या ये एक तरीके से अश्विन के लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट माना जाए, क्योंकि बीच बीच में अश्विन ड्रॉप भी होते रहे हाल के समय में, और उनकी गेंदबाजी को लेकर भी कुछ थोड़े बहुत सवाल उठते रहे कि सेना जो कंट्रीज है विदेशी पिचों पे अश्विन इतने कारगर नहीं है। तो क्या अश्विन ने भी इसे एक तरीके से अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है? देखिए, अश्विन जो है एक कलाकार आदमी है। वो जब घर बैठते हैं या बाहर बैठते हैं तो कुछ ना कुछ वो नया इनोवेट करने की कोशिश करते हैं, और वही हुआ है। हमने अश्विन को देखा है फेल होते हुए अपने करियर के दौरान इन देशों में जिनका कि आपने जिक्र किया, लेकिन उन्होंने लगातार अपने दिमाग को चलाए रखा, अपनी जो खोजबीन है उसको बरकरार रखी, और एक बल्लेबाज की क्या कमियां हो सकती हैं, क्या खामियां हो सकती हैं, उसके ऊपर पारखी नजर बनाए रखा, और फिर उनका नतीजा जो है वो हमने देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कप्तान जब एक बॉलर को बैक करता है, एक कप्तान जब अपने बॉलर को आजादी देता है कि आप फील्ड सेट करें। आप देखें डाउन द लेग जिस गेंद पर आउट हुए थे पहली पारी में स्टीवन स्मिथ, अमूमन लेग गली इतनी जल्दी एक कप्तान शायद नहीं देता एक स्पिन गेंदबाज को, लेकिन वहां पर एक लेग गली के आसपास भी एक शॉर्ट लेग के अलावा रखा गया था जहां पर कि कैच पकड़ा गया था स्टीवन स्मिथ का। तो ये एक कप्तान और गेंदबाज के बीच की अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है कि एक गेंदबाज को ये चाहिए, कप्तान ने उनको दे दिया। तो इसमें क्रेडिट तो अश्विन की है ही कि उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, झांसे में लिया स्टीवन स्मिथ को एक नहीं दो बार, लेकिन कप्तान रहाणे को भी श्रेय देना होगा हमें कि उन्होंने गेंदबाज की सुनी और गेंदबाज को आजादी दी कि आप जाइए, अगर आपका इंस्टिंक्ट कह रहा है कि आप इस गेंद पे फंसा सकते हैं बल्लेबाज को तो कर लीजिए, और इसका नतीजा हमने देखा कि क्या हुआ। चलते चलते आखिरी सवाल मोहम्मद सिराज पर। उनका डेब्यू मैच था और काफी अपने लाइन और लेंथ से प्रभावित किया है, तो एक कमेंट उन पर भी हो जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। डेब्यू टेस्ट मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन करना, 5 विकेट निकालना, और सबसे बड़ी बात यह कि विकेटों को तो छोड़ दीजिए, जो गेंदबाजी उन्होंने की है, जो प्रेशर बिल्ड किया उन्होंने, ये एक दिन में नहीं होता है। आपने अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत मेहनत की है, डोमेस्टिक क्रिकेट में की भट्टी जो होती है उसमें अपने आप को तपाया है, तब जाकर के ये निकलता है। ऐसा लग नहीं रहा था सिराज को देख करके कि वो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि इनको आदी हैं रेड बॉल से खेलने के लिए, काफी ट्रिक्स वो जानते हैं, लेकिन हकीकत तो यही थी कि वो पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे। लेकिन इसके पीछे जो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में खासतौर पर रणजी ट्रॉफी में जो मेहनत की है, वो मेहनत जो है उनको पे ऑफ करके गया, और उनको आज दुनिया भर में अगर उनकी तारीफ हो रही है तो डेफिनेटली वो डिजर्व करते हैं। तो इसी नोट पे बातचीत का ये सिलसिला हम खत्म करते हैं। 7 तारीख से यानी 7 जनवरी से अगले साल में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। हम फिर से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और आपसे सवाल करते रहेंगे, जानते रहेंगे क्रिकेट के बारे में। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो इसी अच्छी खबर के साथ खत्म करते हैं आज का दिन भर। आज शो प्रोड्यूस किया है प्रतीक वाघमारे ने और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। सुनते रहिए आज तक रेडियो।